हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की हिम्मत। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सुबह के डॉक्टर जो राउंड पर आ रहे थे वह तेज कदमों में आईसीयू वार्ड में गए। सुबह आईसीयू के नर्स और रेसिडेंशियल डॉक्टर ने 6 बजे से मनमोहन जी की तबीयत पर नज़र रख रहे थे। मनमोहन जी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही बिगड़ रही थी, लिहाजा मेन डॉक्टर सर्जन को इन्फॉर्म किया गया और 7:30 बजे तक डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंच गए। फटाफट सबसे पहले मनमोहन जी को डॉक्टर देखने गए और उनको देखने लगे। मनमोहन जी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा अस्थिर थी। मेन सर्जन डॉक्टर मनमोहन जी ऑक्सीजन लेवल, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, उनकी दिल की गतिविधि को दर्शाने वाली ग्राफ को देखे। बहुत ही अस्थिर था, कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था। सर्जन डॉक्टर देख रहे थे क्या करें क्या नहीं करें। मनमोहन जी को नए नए इंजेक्शन लग रहे थे, दवाइयाँ दी जा रही थी। डॉक्टर के 25 मिनट के अथक प्रयास करने के बाद भी उनके सामने ही मनमोहन जी की सांसें थम गई। वह शांत हो गए। उन्हें दर्द भरी तकलीफ से भरे जीवन से मुक्ति मिल गई थी। मनमोहन जी की पत्नी जगदम्बा जी, जो डॉक्टर के साथ में ही थी, वह सुबह 6 बजे से सारे डॉक्टर के साथ ही चक्कर लगा रही थी। वह देखी कि डॉक्टर की लाख मेहनत करने के बाद भी उनके पति को बचा न सके। मनमोहन जी की आंखें बंद होने के साथ ही वह जमीन पर धम से गिर गई और जोर से चीख चीख कर रो पड़ी। सर्जन डॉक्टर जगदम्बा जी को कहे, आई एम सॉरी कहते हुए दुखी मन से आगे बढ़ गए। साथ में खड़ी एक नर्स जगदम्बा जी को थोड़ा संभाली और दिलासा देने लगी। जगदम्बा जी की आवाज़ और रोने की क्रंदन थोड़ी कम तो हो गई, लेकिन वह लगातार बस रोए जा रही थी। आधा घंटा तक जगदम्बा जी को कोई होश ही नहीं रहा। बस अपने पति के जाने के गम में डूबी रही, रोती रही, तड़पती रही। लेकिन अचानक से एक झटके से अपना सर उठा, कमर सीधा करके बैठ गई। जैसे कुछ याद आया हो, वह झटके से उठी और वहां से भागकर डॉक्टर की तरफ भागी। सर्जन डॉक्टर आगे आईसीयू के बाकी मरीजों को देखकर बस आईसीयू से निकलने वाले ही थे। जगदम्बा जी उनके पास भागते भागते गई और बोली, डॉक्टर साहब, आपसे एक बात करनी है, आपसे एक निवेदन है, आप बस मेरी बात मान लीजिए। डॉक्टर साहब, जो अभी जगदम्बा को इस तरह से रोते देखे थे, अपने पति के लिए रोते, वह उन्हें किसी चीज़ के लिए मना कैसे कर सकते थे? उन्होंने बोला, आप बोलो तो सही, क्या करना है? जगदम्बा जी बोली कि आप बस बाहर में किसी को मत बोलिए कि मेरे पति मर गए हैं। आज के दिन और कल के दिन तक आप मेरे पति को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उनके बिस्तर में वैसे ही पड़े रहने दीजिए जैसे वो आज तक रहे हैं। किसी को पता न चले कि मेरे पति शांत हो गए हैं। डॉक्टर के साथ में खड़े उनके जूनियर डॉक्टर, उनके असिस्टेंट और 2-4 नर्स सब एकदम से शॉक हो गए कि जगदम्बा जी ऐसी क्यों बोल रही हैं। उसके पति के मरने के बाद भी वह यह जाहिर क्यों नहीं करना चाहती कि उनके पति मर गए हैं। जगदम्बा जी बोली कि बस डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है, आज मैं पत्नी होकर अगर इतना दुख की घड़ी में भी इतना मन कड़ा करके, खुद को संयमित करके अगर यह चीज़ का आपसे निवेदन कर रही हूँ, तो यह समझिए कि इसके पीछे ज़रूर कोई बात होगी। मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी आप मेरी बात मान लीजिए। डॉक्टर कहे, ठीक है, जैसा आप कहती हैं, लेकिन कल आप इस बात का हॉस्पिटल पर आरोप न लगा दें कि आपके पति की मौत होने के बाद भी हॉस्पिटल ने उन्हें इस आईसीयू में रखा और उसका पैसा हमने आपसे लिया। जगदम्बा जी बोली, मैं आपको लिख कर दे दूँगी कि मैं सब जानती थी, यह सब मेरे कहने पर यह किया गया। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। डॉक्टर ने अपने आईसीयू के हेड को और वहाँ के सारे डॉक्टर और नर्स को इन्फॉर्म की गई कि बाहर में किसी को यह ना बताया जाए कि मनमोहन जी का निधन हो गया है। मनमोहन जी शांत हो गए हैं। जगदम्बा जी थोड़ी संयमित हुई। सुबह का 9 बज रहे थे। वह अस्पताल में अकेली थी। जो रात में उनके साथ भी थे वह भी अपने घर चले गए थे आराम करने, और जो भी अब वहाँ घर से या रिश्तेदार में से आता वह भी 10-11 बजे के बाद ही आता। इसलिए किसी को पता ही नहीं हुआ कि मनमोहन जी शांत हो गए हैं। और जगदम्बा जी के लिए यह बात को छुपाना बहुत आसान हो गया। जगदम्बा जी के परिवार में जगदम्बा जी, उनके पति मनमोहन जी और 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा सुखदेव बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा बेटा जयदेव एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था और वह छुट्टी लेकर अपने पिता के पास आया हुआ था। मनमोहन जी को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था और उसके बाद से ही उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। उनका छोटा बेटा कंपनी से छुट्टी लेकर अपने पिता के पास ही था। वह उनका बहुत देखभाल कर रहा था, अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ को भी संभाले हुए था। बड़ा बेटा सुखदेव यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसे तैयारी पढ़ाई करते 4 साल हो गए थे। 3 साल से वह एग्ज़ाम दे रहा था और तीनों बार असफल हुआ था। इस बार उसका चौथा प्रयास था और उसका एग्ज़ाम परीक्षा चल रही थी।
मनमोहन जी को हार्ट अटैक आने पर जगदम्बा जी ने सुखदेव को कही कि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, डॉक्टर बोल रहे हैं पेट में इन्फेक्शन हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, जैसे पापा की तबीयत संभलेगी हम उन्हें घर ले जाएंगे। सुखदेव का मन नहीं माना। तब जगदम्बा जी मनमोहन जी से वीडियो कॉलिंग भी बात करवाई। तारों और मशीनों में लिपटे पिता को देख सुखदेव घबरा गया। बोला, पापा की तबीयत तो ज़्यादा खराब लगती है। जगदम्बा जी उसे समझा बुझाकर शांत कराई और उसे परीक्षा में ध्यान लगाने को कही। मंगलवार को दोपहर में सुखदेव का इंटरव्यू था और सोमवार के सुबह 8:30 बजे मनमोहन जी शांत हो गए। सोमवार के शाम को सुखदेव जगदम्बा जी से अपने पिता से बात करने की जिद की। बोला, माँ एक बार पापा से बात करवाएं ना। जगदम्बा जी अपने आंसुओं को रोकते हुए कड़े मन से सामान्य होकर बोली, तेरे पापा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अब पापा अपने ऑफिसर बेटा से ही बात करेंगे। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तेरे पापा भी कभी कभी बच्चों जैसी जिद करते हैं। चल तू परेशान मत हो, कल का इंटरव्यू अच्छे से देना, अपना मन शांत करो और सो जाओ। कल खुले दिमाग से इंटरव्यू के लिए जाना, तेरे पापा भी आशीर्वाद दे रहे हैं। सुखदेव का अगले दिन इंटरव्यू था। जगदम्बा जी जानती थी कि अगर उसे इस तरह पापा के जाने के हादसे की खबर दे दी गई तो सुखदेव का इस बार का भी परीक्षा खराब हो जाएगा, उसका इतने सालों का मेहनत खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद को संभाले रखी। जगदम्बा जी अपने छोटे बेटे को पिता की मौत की बात को बताई। साथ में किसी भी रिश्तेदार और लोगों को कुछ भी बताने से मना की, क्योंकि मनमोहन जी का मौत का खबर अगर बाहर आ जाता तो कोई ना कोई नाते रिश्तेदार या कोई सुखदेव को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर ही देता कि तुम्हारे पिता शांत हो गए। इसलिए जगदम्बा ने इसे एक बहुत बड़ा रहस्य बनाकर सबसे छुपा कर रखी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि मनमोहन जी नहीं रहे। सोमवार के सुबह 8:30 बजे मनमोहन जी के शांत हुए। वह पूरा दिन रात और अगला दिन मनमोहन जी के निष्प्राण शरीर को आईसीयू वार्ड के ही उनके बिस्तर में ही रखा गया। दिन को मिलने वाले रिश्तेदार आए भी तो वह मनमोहन जी के निष्प्राण शरीर को बस देखे और उन्हें लगा कि वह बेहोश हैं। उन्हें समझ ही नहीं पड़ा कि वह मर चुके हैं। दूसरे दिन जब सुखदेव का इंटरव्यू हुआ और उसने कॉल करके अपनी माँ को खुशी खुशी बताया कि माँ मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, इस बार देखना तेरा बेटा सेलेक्ट हो ही जाएगा, इस बार तेरा बेटा ऑफिसर बन ही जाएगा। जगदम्बा जी खुशी से निहाल हो गई। बोली, बेटा मुझे पता है तेरे में बहुत काबिलियत है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों से तुम मिस हो जा रहे थे, छोटी छोटी गलतियों से तुम छट जा रहे थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार में तुम्हारा चयन हो जाएगा। अब और कुछ बाकी तो नहीं है ना? तेरा इंटरव्यू परीक्षा सब खत्म हो गया है ना? बेटा, सुखदेव कहा, सब चीज़ हो गया है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि कल शाम की गाड़ी से मैं घर के लिए निकल जाऊँ। जगदम्बा जी कही, बेटा बात यह है कि तेरा पापा का थोड़ा सा हालत ठीक नहीं है, तुझे याद भी बहुत कर रहे हैं। एक काम कर, अभी अगर हाल का हाल वहाँ से निकल सकता है तो आ जा। सुखदेव ने कहा, माँ सब कुछ ठीक तो है ना? जगदम्बा जी दिलासा देते हुए कही, बेटा सब ठीक है, तू परेशान मत हो। अब तेरे पिता इतने दिन से तेरे को देखना चाह रहे हैं और उनका इच्छा भी है तो तुम कल निकलो, उनके जगह पर आज निकल जा। सुखदेव कहा, ठीक है। सुखदेव ने हाल के हाल एक ट्रेन पकड़ी और जनरल सीट में बैठकर ही अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो देखता है घर के बाहर में अर्थी सजी है। उसके पिता घर के अंदर के आंगन में लेटे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है। सुखदेव तो वहीं पर टूट गया। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? जगदम्बा जी सुखदेव को देख बिलक बिलक कर रो पड़ी। बेटा देख, तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए, बेटा रोक ले उन्हें, रोक ले उन्हें। जगदम्बा जी जो इतने समय से खुद को संभाली थी फूट फूट कर रो पड़ी। बड़े ही गमगीन माहौल में मनमोहन जी का अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार होने के 12वीं-13वीं खत्म होने के बाद जब सारे रिश्तेदार अपने घरों की ओर चले गए, तब एक रात के समय जगदम्बा जी कही कि बेटा सुखदेव, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो अपनी माँ की नादानी समझ के माफ़ कर देना बेटा, लेकिन मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। सुखदेव बोला, हाँ माँ कहो ना। जगदम्बा जी बोली, बेटा जरा जिस दिन इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले ही तेरा पिता की मृत्यु सुबह 8 बजे हो गई थी। उसे समय अस्पताल में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। छोटा बेटा भी घर आ गया था, नाते रिश्तेदार भी अपने ही घर पर थे और 10-11 बजे के बाद ही आने वाले थे। अगर यह बात वहाँ पर किसी को पता चल जाता कि तुम्हारे पिता शांत हो गए हैं तो कोई ना कोई तुम्हें जाने या अनजाने ही सही पर तुम्हें फ़ोन करके बोल देता कि तेरे पिता नहीं रहे।
और तुम हड़बड़ाहट में या तो अपना इंटरव्यू छोड़ देते या फिर अपना इंटरव्यू ख़राब कर लेते। पिछले 3 बार तुम चूक गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि इस बार भी तुम चूक जाओ, इसलिए मैं तुमको नहीं बताई। मैं माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ करना। बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। उनकी माँ ने कितनी मुश्किल हालात में भी खुद को संयमित और कितना बहादुरी से खड़ी रही। इस हालात में जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती है, अच्छे अच्छे औरतों का दिमाग नहीं चलता, वह उस समय भी अपने परिवार और बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के लिए सोचती रही। दोनों बेटे सुखदेव और जयदेव जो अपनी माँ की हिम्मत को देखकर निःशब्द थे, क्या कहें। ऐसे समय पे भी उनकी माँ कितनी मुश्किल से, कितना कठोर होकर और समझदारी से सब कुछ मैनेज की थी। सलाम है उस माँ को। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।